आज के हमारे इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो विभिन्न भाग उनसे संबंधित विषय और भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान का जो पहला जो भाग है उसके अंतर्गत संघ और उसके जो क्षेत्र हैं उन सब का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का नाम, वर्तमान और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये भारतीय संविधान का जो पहला भाग है उसके अंतर्गत निहित हैं। उसके अंतर्गत इनको इसके अंतर्गत रखा गया है। दूसरे भाग की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान हैं, जैसे प्रारंभ में नागरिकता का आधार, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार और पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आती हैं और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी जो प्रावधान हैं वो किए गए हैं। बात करें यदि हम मौलिक अधिकारों की या मूल अधिकारों की, तो भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सारे के सारे मौलिक जो अधिकार हैं ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान किया गया है। बात करें यदि भारतीय संविधान के चौथे भाग की, तो चौथे भाग के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका प्रावधान किया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करना, प्रसूति सहायता अवकाश, कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी, एक समान नागरिक संहिता, बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और हितों संबंधी संवर्धी, पोषाहार स्तर और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, ये सारी की सारी चीज़ें, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना, ये सारे के सारे जो प्रावधान हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किए गए हैं। और भारतीय संविधान का जो चौथा भाग है वो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। चौथा जो भाग है वो चौथा भाग जो है उसके पश्चात भाग 4 क जो है भारतीय संविधान का, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य हैं उनका प्रावधान किया गया। भारतीय जो मूल या मौलिक जो संविधान था उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया था। तत्पश्चात सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा और एक नया अनुच्छेद 51 क भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 क है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है।
इसके अंतर्गत पहले 10 मौलिक कर्तव्य नागरिकों को प्रदान किए गए थे, लेकिन 86वां जो संविधान संशोधन है 2002, उसके पश्चात बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता का दायित्व या कर्तव्य निर्धारित किया गया है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं या जो 11 जो कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित किए गए हैं। और ये जो भारतीय संविधान का जो भाग 4 क है, ये 42वें संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया है, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। बात करें भारतीय संविधान के भाग 5 की, तो ये संघ से संबंधित है। इसके भी 5 भाग हैं। जैसे पहले अध्याय में कार्यपालिका है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। अध्याय 2 में संसद संबंधी प्रावधान, जो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। तीसरे अध्याय में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। चौथे अध्याय में संघ की न्यायपालिका, जो 124 से लेकर 147 अनुच्छेदों में है। अध्याय 5वां जो है, उसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, वो संघ से संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद 52 से लेकर लगभग 151 अनुच्छेद तक इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान का जो 5वां भाग है, वो संघ से संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के यदि छठे भाग की बात, 5वां भाग केंद्र से संबंधित है, संघ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार जो भारतीय संविधान का जो छठा भाग है, वो राज्य जो सरकार है उनसे संबंधित है। ये भी 6 भागों में विभाजित है। 152 है, उसमें सामान्य जो साधारण है उसके बारे में, राज्य विधान मंडल के जो साधारण प्रावधान है उनके बारे में है, जैसे राज्यपाल से संबंधित। फिर अध्याय दूसरा जो है वो कार्यपालिका से संबंधित है, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। अध्याय तीसरा है, उसमें राज्य के विधानमंडल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं, जो 213 के अंतर्गत, जैसे अध्यादेश वगैरह जारी करने संबंधी शक्तियाँ। अध्याय 5 है, उसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक। और जो छठा अध्याय है, उसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक है। तो भारतीय संविधान का जो भाग है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। यदि भारतीय संविधान के 7वें भाग की बात करें, तो ये जो है, ये पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य संविधान यानी 7वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 238 था, जो अभी निर्देशित कर दिया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 8वां है, उसमें संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ और 243 न तक के इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 9 क है, वो नगर पालिकाओं द्वारा इसमें प्रावधान किए गए हैं, जो अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। भारतीय संविधान का जो भाग 9 बी यानी ख है, उसके अंतर्गत सहकारी समितियों संबंधी प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। भारतीय संविधान का जो भाग 10वां है, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जो अनुच्छेद 244 और 244 ए के अंतर्गत है। भारतीय संविधान का जो 11वां भाग है, उसमें केंद्र राज्य संबंध जो हैं उनका प्रावधान किया गया है। 11वें भाग में केवल 2 प्रकार के संबंध हैं केंद्र राज्य सरकारों के। पहले अध्याय में विधायी संबंध हैं, जो 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक हैं। और दूसरे अध्याय में प्रशासनिक संबंध हैं, जो 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 12वां है, उसके अंतर्गत वित्तीय केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है।
इसके भी 4 भाग हैं। अध्याय 1 में वित्तीय संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 264 से लेकर 291 तक। अध्याय 2 में जैसे ऋण लेना 292 अनुच्छेद 293। अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद अनुच्छेद 294 से लेकर 300 तक। और चौथा जो अध्याय है उसमें संपत्ति का अधिकार है जो अनुच्छेद 300 में इसके अंतर्गत जो पहले एक प्रकार से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में था, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन है 1978 इसके अंतर्गत इसको अनुच्छेद 300 ए या क में डाला गया है। बात करें 13वें भाग की तो इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, भाग 14 है, उसके अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य जो लोक सेवा आयोग हैं उनके गठन संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा है। अध्याय पहला जो है इसमें संघ और राज्यों की अधीनस्थ सेवाओं संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक। और दूसरे अध्याय में लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान जो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक हैं। इसमें राज्य लोक सेवाओं के गठन संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। अनुच्छेद भारतीय संविधान का जो भाग 14 क जो है इसके अंतर्गत अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के गठन संबंधी प्रावधान है जो अनुच्छेद 323 ए से लेकर अनुच्छेद 328 ख तक इसका या 328 ए से लेकर 323 ए से लेकर 323 बी तक इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 15वां है इसके अंतर्गत निर्वाचन संबंधी प्रावधान हैं जिसमें निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन प्रणाली, इन सब के बारे में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। बात करें यदि भारतीय संविधान के भाग 16 की तो इसके अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक भाग 16 के अंतर्गत ये इस प्रकार के प्रावधान हैं वो किए गए हैं SC/ST के या अल्पसंख्यकों के बारे में। भारतीय संविधान का जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है जो अनुच्छेद 343 से 351 तक इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अध्याय 1 में संघ की भाषा जो अनुच्छेद 343 से 344 तक है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं जो अनुच्छेद 345 से लेकर 347 तक। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा ये 348 और 349। और अध्याय 4 है उसमें विशेष निर्देश 350, 351। भारतीय संविधान का जो भाग 18 है उसमें आपात उपबंध यानी आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। इसमें 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा वो कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू कर सकता है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत यदि भारत की मुद्रा या वित्तीय साख को किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति है वो संपूर्ण भारत के लिए काल की जो घोषणा है वो कर सकता है। अनुच्छेद जो 19 है भारतीय संविधान का जो भाग 21 भारतीय संविधान का जो भाग 19 है उसके अंतर्गत प्रकरण संबंधी प्रावधान जो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 20 है उसके अंतर्गत भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी परिवर्ती और विशेष उपबंध किए गए हैं जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। और अंतिम जो भाग है 22वां उसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो अनुच्छेद 393 और 395 तक है। तो इस वीडियो में हमने
भारतीय संविधान के जो भाग 20 हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। और आगे अब हम भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बात करें तो भारतीय जो संविधान है उसमें प्रारंभ में जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय इसमें 12 अनुसूचियां नहीं थी, केवल 8 ही अनुसूचियां थी। उसके बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। समय समय पर इसमें कुछ बदलाव किए गए। वर्तमान समय में यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है। अब एक एक करके इन अनुसूचियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली अनुसूची है, उसके अंतर्गत राज्यों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र के नाम, उनकी सीमाएं, इनका प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची की यदि बात करें तो भारत के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और उनके पेंशन आदि से जुड़े हुए प्रावधानों का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का वेतन, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के जो वेतन भत्ते और पेंशन आदि से जुड़े जितने भी प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है उसके अंतर्गत किए गए हैं। बात करें यदि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची की तो इसके अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। जैसे संघ के जितने भी मंत्री हैं, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी की जो शपथ संबंधी जो प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत किए गए हैं। चौथी अनुसूची है, उसके अंतर्गत यानी किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, उनके लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है वो किया गया है, जो प्रत्येक राज्य का जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग है। पांचवी अनुसूची जो है उसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रावधान और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान हैं, उनका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। छठी अनुसूची है, उसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में इसके अंतर्गत उपबंध या प्रावधान किए गए हैं। सातवीं अनुसूची जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से है। जैसे इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आदि में जो विषय हैं उनका इसके अंतर्गत में इन सूचियों में अलग अलग विषय थे। उसके बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। आठवीं अनुसूची जो है उसके अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर इसमें और नई भाषाएं जोड़ी गई। वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा है उसको 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके पश्चात 71वां जो संविधान संशोधन किया गया 1992 में, उसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें 4 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची जो है उसके अंतर्गत भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी संख्या 22 है। जो संविधान लागू किया गया था, मूल संविधान जो था उसमें 14 थी। 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये अनुसूची है, ये पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 1951 में इसको जोड़ा गया। इसका उद्देश्य ये था कि भूमि सुधार और जो जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले जो अधिनियम हैं, नियम हैं, विनियम हैं आदि को न्यायालय के पुनर्विचार की शक्ति से बाहर किया जा सके। यानी सीधा सा अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई भी भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाकर यदि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। तो ये इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें
केशवानंद भारती और केरल राज्य जो 1973 का जो वाद है, इसमें एक 24 अप्रैल 1973 की कट ऑफ तिथि निर्धारित की, यानी इसके पश्चात जो भी कानून भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उनकी न्यायिक जा सकती है। 10वीं अनुसूची जो है उसका संबंध दल बदल से है। इसके अंतर्गत संसद और विधान सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध हैं। इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया और इसी के अंतर्गत 91वां जो संविधान संशोधन है 2003, इसके अंतर्गत भी संविधान में संशोधन किया गया और दल बदल विरोधी कानून है उसको जोड़ा गया। और जो इसके अंदर की गई, कहने का अर्थ ये है कि जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध दल बदल से है और उसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषयों को रखा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 है, ए से लेकर जी तक वो इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची जो है उसके नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसके अंतर्गत जो इसके अंतर्गत 18 विषयों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 ब से लेकर अनुच्छेद 243 डब्ल्यू तक इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतीय जो मूल संविधान था उसके अंतर्गत जो अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में यदि भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। दूसरी जो 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल के द्वारा इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया और 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके पश्चात 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग थे, जो अनुसूचियाँ थी, उनके बारे में डिस्कस किया है। आगे के जो हमारे वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।